मेरा नाम रजनीश कुमार है। मैं यहाँ पे रासायनिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रोफेसर हूँ। मैं यहाँ पे लगभग आईआईटी मद्रास में लगभग पिछले 7 सालों से प्रोफेसर हूँ और मैं कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन पर काम करता हूँ। मैं और मेरे स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करते हैं और हम इंडस्ट्री रिलेवेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन पर। मैं 2016 दिसंबर में ज्वाइन किया आईआईटी मद्रास। उसके बाद ऑब्वियसली 7 इयर्स हुए हैं। उसके पहले मैं दूसरे इंस्टीट्यूट में था। तो पढ़ाना, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स को पढ़ाना, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ाना, ये हमारा ऑलमोस्ट डेली का काम है। लेकिन पढ़ाना तो एक छोटा सा रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। हमारे लिए मेजर रिक्वायरमेंट है रिसर्च करना, जो हम बेसिकली इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके करते हैं। तो हमारा फोकस मेजर ये होता है कि हम अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को, मास्टर्स स्टूडेंट को ट्रेन कर सके कि वो इस तरीके से सोचे कि इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको उनके जैसे सोचना पड़ेगा। अनलाइक रिसर्च प्रॉब्लम विच एकेडमिशियन जनरली जो सॉल्व करते हैं, उनके लिए इंडस्ट्री से रेलेवेंस की ज़रूरत नहीं है। उन्हें लगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मुझे उसको सॉल्व करना है, तो वो उसके ऊपर बहुत ही डीप में रिसर्च करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो भी उनके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं। लेकिन इंडस्ट्री का जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें एक टाइम के हिसाब से एक सॉल्यूशन डिलीवर करना है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को जब वो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम ट्रेन करते हैं उनको कि कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि एक सर्टेन टाइम में हम क्या डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इतने समय में हम क्या डिलीवर कर सकते हैं, तो वो इंडस्ट्री को कमिट नहीं कर पाएंगे कि क्या हमें उनको डिलीवर करना है एक सर्टेन टाइम में। और अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री को लगेगा कि आपने सही से काम नहीं किया है। तो इंडस्ट्री का काम हम जनरली जब स्टूडेंट को सिखाते हैं तो सबसे पहले हम सिखाते हैं कि टाइम बाउंड रिसर्च कैसे करना है। कार्बन कैप्चर पे रिसर्च करना आज की मजबूरी है। ऐसा है कि जितना कार्बन हम अभी एमिट करते हैं, 31 बिलियन टन कार्बन, नहीं 41 बिलियन टन कार्बन एमिट होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में एवरी ईयर। इंडिया अलोन, अकेले इंडिया 3 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है हर साल। और हम जिस रेट से एमिट कर रहे हैं उसके हिसाब से बाई 2035 तक शायद हम 5 बिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने लगे। हमने कमिट किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिट किया है कि बाई 2070 इंडिया नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, उतना CO2 नेचुरल प्रोसेस से नेचर अपने आप सिक्वेस्टर कर लेगी या स्टोर कर लेगी, तभी हम नेट जीरो CO2 कंट्री बन सकते हैं। तो अगर हमें बाई 2070 ये टारगेट अचीव करना है नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमें बहुत सारे लोगों को इस कंट्री में उसके बारे में बताना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा कि क्या चैलेंजेस हैं और उनको उसके प्रति काम करने के लिए हमें एजुकेट करना पड़ेगा। इसलिए CO2 कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन या CO2 कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है आज के दिन में। और बहुत सारे लोग इंडिया में और अब्रॉड, बाहर में, इंडिया के बाहर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इसका अगर आप करियर के हिसाब से देखें तो इसका काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है करियर बनाने के लिए। इस एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक पे काम करें जिसमें बाद में हमें करियर अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारा करियर अपॉर्चुनिटी अभी भी है और आने वाले दिनों में भी और ज़्यादा रहेगा। इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करने में रिसर्च पार्क्स ज़रूर फैसिलिटेट करता है, क्योंकि आईआईटी मद्रास में एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो एकेडमिक इकोसिस्टम है आईआईटी मद्रास का, और जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है और जो ट्रांसलेशनल रिसर्च इसको हम बोलते हैं, जो कि हमने जो रिसर्च किया उसको कैसे इंडस्ट्री में ट्रांसलेट कर पाएँ, वो जो ट्रांसलेशनल रिसर्च हम जो बोलते हैं, उसका इकोसिस्टम आईआईटीएम रिसर्च पार्क में बहुत अच्छा है। वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टार्टअप हैं
तो उन्हें हमेशा ये ज़रूरत होती है कि कुछ जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं उनके लिए उनको उनके पास में कोई हो जिनके साथ वो डिस्कस कर सकें और उसका सॉल्यूशन जल्दी से निकाल सके। तो एज ए आईआईटीएम फैकल्टी ये आपको बहुत सुविधा होती है कि आपको एक इंडस्ट्री पार्टनर है जो जिसके साथ आप हमेशा डिस्कस कर सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। आपको कहीं बहुत ज़्यादा दूर जा कर के उनको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये प्रॉब्लम्स आपका सॉल्व कर सकते हैं। आपके आसपास ही बहुत सारे लोग हैं जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं और वो आपसे कंसल्ट करते हैं और आप उनके सॉल्यूशंस के हिसाब से अपना रिसर्च मॉडिफाई करते हैं। अपने रिसर्च अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप इस तरीके का काम करिए जिससे कि इंडस्ट्री रेलेवेंट रिसर्च हो सके हमारे ग्रुप में। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ बेसिकली 45 इयर्स से यंग फैकल्टीज़ को मिलती है या रिसर्चर को मिलती है। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप पिछले 10-15 सालों से एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक पे काफ़ी डीप रिसर्च किए हों। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो डीप रिसर्च किया है वो इंडस्ट्रीज़ को रेलेवेंट लगे और आपने इंडस्ट्री रेलेवेंट सॉल्यूशंस इंडस्ट्री को दिए हों। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट मैंने अभी बताया, एक तो आपका रिसर्च काफ़ी फंडामेंटल होना चाहिए, काफ़ी आपको अपने रिसर्च के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी जितना आपने नॉलेज प्राप्त किया है उस रिसर्च को करते वक्त कैसे उस नॉलेज को आप यूटिलाइज करके सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए एक रेलेवेंट सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली जिस रीज़न से मुझे ये अवार्ड मिला उसमें लोगों ने ये देखा कि मैंने फंडामेंटल बेसिक रिसर्च भी किया है और कैसे उस बेसिक रिसर्च को मैंने इंडस्ट्रीज़ के सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया है और उससे इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हुआ है, सोसाइटी को फ़ायदा हुआ है। इस बेसिस पे ये अवार्ड मिला है। जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है तो जनरली जब लोग रिसर्च करते हैं तो वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होता है, तुरंत उसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आता है। मैंने ये देखा है कि जनरली रिसर्च का इम्पैक्ट 5 साल बाद से 10 साल 50 साल के बाद भी आता है लोगों का। तो ऐसा मैंने बहुत सारा इम्पैक्ट अभी तो नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी रिसर्च टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इंडस्ट्रीज़ को दिए हैं वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और उसका 10-15 साल में इम्पैक्ट नज़र आएगा। नेट जीरो का जो मेजर चैलेंज वो ये है कि हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि ये जो प्रोसेस ऑफ नेट जीरो है वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए नहीं है। ये प्रोसेस ऑफ नेट जीरो है वो पानी के लिए भी है कि हमें इतना पानी यूज़ नहीं करना है, हमें इतना पानी पोल्यूट नहीं करना है, हमें और अलग तरीके के जो पोल्यूशंस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इस तरीके के एमिशंस को भी कंट्रोल करना है। तो नेट जीरो सभी चीज़ में होना पड़ेगा। आज के डेट में नेट जीरो टिपिकली लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बोलते हैं, लेकिन पहले 15-20-25 साल पहले लोग CO2 के बारे में उतनी बात नहीं करते थे, लेकिन उस समय भी नेट जीरो की बात होती थी इस मामले में कि कैसे हमें पानी को बचाना है और नेट डिस्चार्ज सिस्टम आइडेंटिफाई करना है किसी भी प्रोसेस के लिए, कि हमने किसी भी प्रोसेस में कुछ भी प्रोड्यूस किया तो उसमें से कुछ भी नेट डिस्चार्ज ना हो, ना कोई गैसियस डिस्चार्ज हो जो कि पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन करेगा, ना वाटर डिस्चार्ज हो जो कि हमारे पानी को पोल्यूट करेगा। और ये हम पिछले 40-50 सालों से बात कर रहे हैं और हमेशा से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमने देखा है कि ना हमारा पोल्यूशन इतना कम हुआ है और ना हमारे वाटर का कंजम्पशन कम हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हमें टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस तो चाहिए ही चाहिए इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, नेट जीरो अचीव करने के लिए, लेकिन हमें अपने बिहेवियर को भी चेंज करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो कंजम्पशन का जो तरीका है, जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी उस चीज़ को भी हम खरीदे ना, उस चीज़ को अगर किसी चीज़ को हम रिसाइकल कर सके तो हम उस चीज़ को रिसाइकल करें। और जो हमारा जो सस्टेनेबल पाथ था जो हम भूल गए हैं, पहले हम सस्टेनेबल ज़्यादा थे, हमारे पास एक पेयर ऑफ जूते चप्पल हुआ करता था, अगर वो ख़राब होता था तो हम उसे दोबारा बनाते थे। आज अगर वो ख़राब होता है तो हम दूसरा खरीद करके ले आते हैं। तो ये सब जो हमारा जो बिहेवियर जो चेंज हुआ है, ये हमें वापस पुराने तरीके से हम अपने लाइफ को जिए। इससे क्या होगा कि हम अननेसेसरी प्रोडक्शन और अननेसेसरी कंजम्पशन को बढ़ावा नहीं देंगे और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा क्लीन रहेगा, हमारा जो CO2 एमिशन है वो कम होगा और हम अल्टीमेटली 2070 तक नेट जीरो CO2 का जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे।
कॉन्फ्रेंसेस टिपिकली इसलिए होते हैं ताकि हम अलग अलग विचारधारा के लोगों को एक साथ बुला के उनके सारे नॉलेज को ग्रहण करें। जैसे इन्विजन कॉन्फ्रेंस में एक सेशन ऐसा होता है जिसमें कि मोस्टली एकेडमिक्स आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे पास ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। फिर इंडस्ट्री आता है एक सेक्शन में, वो बताता है कि हमें ये चैलेंजेज हैं और उसके लिए हम सॉल्यूशन सीख कर रहे हैं। तो जब हम एकेडमिक्स को और इंडस्ट्रियल लोगों को सबको साथ में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, क्या चैलेंजेस अभी इंडस्ट्री फेस कर रही है और हम उस चैलेंज को कैसे अपने फंडामेंटल जो नॉलेज हमने गेन किया है एकेडमिक रिसर्च करके उससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी भी कॉन्फ्रेंस में हमारा फोकस ये होता है कि हम जो भी नॉलेजेबल लोग हैं वो अपने चीज़ों को वहाँ पे रखें और उस नॉलेज को बाकी लोग जो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं उसको ग्रहण करें, ताकि जिस चीज़ को पढ़ने में या जिस चीज़ को समझने में हमें महीनों लग सकते हैं उसको हम कुछ घंटों में उस चीज़ को समझ सकें और उसके ऊपर जल्दी से काम कर सकें। तो 2 कॉन्फ्रेंसेस अभी तक एनविजन के हुए हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमने बहुत हद तक इस चीज़ को अचीव किया है कि हम लोगों को सही से समझा सके कि क्या नेट जीरो एक्चुअली में हम है क्या, और हमको अगर नेट जीरो अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या फोकस होना चाहिए। और होपफुली आगे जब एनविजन होगा तो हम जो डिस्कशंस, जो चैलेंजेस जो हमने डिस्कस किए थे उसके कुछ सॉल्यूशंस भी हम डिस्कस कर पाएंगे अगले कुछ एनविजन कॉन्फ्रेंसेस में। युवाओं को मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप फंडामेंटल रिसर्च को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल रिसर्च को इग्नोर करेंगे तो आपका जो ट्रांसलेशनल रिसर्च है वो भी नहीं हो पाएगा। ऑब्वियसली आप स्टार्टअप कर रहे हों या आप कोई इंडस्ट्री खोल रहे हों या किसी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हों, जब तक आपको जो फंडामेंटल्स जो बेसिक्स है वो अगर पता नहीं रहेगा तो आप उसका सही सॉल्यूशन नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ज़रूर आप स्टार्टअप करिए, ज़रूर इंडस्ट्री के लिए कितना भी काम करिए, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो भी फंडामेंटल रिसर्च है उसके बेसिस पे आपको कम से कम 5 साल 10 साल उसमें देना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपका जो नॉलेज गेन होगा उसके बेसिस पे आप किसी भी तरीके का चैलेंज को आप चैलेंज का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो ज़्यादा समझदारी वाला सॉल्यूशन होगा रादर देन कि एक ऐसा सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना जो कि अभी तो लगे सॉल्यूशन लेकिन बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।